साहब ये बताएगा कि हालात फिर से ख़राब हो चुके हैं और मशरक़ वस्ता में फिर से आग के शोले भड़क रहे हैं। अमेरिका ने तीसरा अटैक किया है ईरान के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कई गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। क्या लग रहा है, ये फिर से हालात एक जंग की तरफ जा रहे हैं दोबारा से, या ये महदूद कार्रवाइयाँ हैं और साथ साथ जो अमन अमल है वो मुतासिर नहीं होगा इससे, क्योंकि ये तीसरी कार्रवाई काफ़ी खौफनाक थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस वक्त इसको तो मैं इस वक्त एप्लीकेशन को, मिलिट्री एप्लीकेशन को, अभी भी इसको मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही कहूँगा। दो थ्रू दिस एस्केलेशन है, कंट्रोल्ड है फिलहाल, तो इट इज़ ए कंट्रोल्ड एस्केलेशन। ये फैलेगी उस वक्त अगर किसी तरीके से या एफर्ट करके या बाय डिज़ाइन और बाय इंसिडेंट इजराइल अगर इसमें शामिल हो गया, अगर इजराइल इसमें शामिल हो गया तो फिर वो अमेरिका को मजबूर करेगा कि वो एक लार्जर पनिशमेंट की तरफ जाए और फिर उसकी रिपरकशंस डिफरेंट होंगी। ऑफ कोर्स अभी जो हुर्मस है जी, ये अपेरेंटली तो ऑन द फेस आपको न्यूक्लियर नजर आता है, न्यूक्लियर अटैच है विद द प्रेस्टीज बोथ दी साइड्स। वो जब नेगोशिएशन न्यूक्लियर की टेक्निकल होंगी तो उस वक्त सामने आएगा, बट बिफोर दैट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का, वो हुर्मस बन गया जी, विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर। और ये क्लियर रिफ्लेक्शन है, ये पावर की स्ट्रगल है कि कौन पावरफुल है, क्योंकि ईरान इसको समझता है कि ये मेरी लीवरेज भी है, मेरा डेटरेंट भी है, और जो रीजनल एसेंडेंसी है या पावर शो केसिंग है, पावर प्रोजेक्शन है इन द रीजन, वो हुर्मस ही है। दैट्स वाई वो आपने मोहसिन देखा रज़ाई कि का बयान भी आया जनरल साहब, वो ये कहते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है हमारे लिए कई एटम बमों से ज़्यादा कीमती चीज़ है ये। मोस्ट डेफिनेटली वो इसको यूज कर रहे हैं। बट एक जो भी लीवरेज आपके पास हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे जियोग्राफिकली हो, मिलिटरली पावर के हो, उसकी एक लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है जी। वो दैट हैज टू बी डिसाइडेड, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है ईरान ने कि इसकी कितनी शेल्फ लाइफ है, हम कब तक इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये एस्केलेशन दोबारा फुल स्केल पे जाती है तो of course it will have repercussions and new outcomes will dictate the new set of environment. बहरहाल अभी इस वक्त तक तो डायलॉग इज इंटेक्ट। अब देखते हैं कि कौन कहाँ जाके इसको फिनिश करता है। आई डोंट नो व्हाट आर दी फर्दर जो लेकिन एजेंडाज हुर्मुज़ हैं। पे जनरल साहब वही हो रहा है, रिपीटेड वही उसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कोई शिप गुजरने की जब कोशिश करता है, जो मुतबादल रूट अमेरिका चाह रहा है ईरान की मर्जी के रूट के बगैर, तो उस रूट पे जब भी कोई जहाज़ आने की कोशिश करता है, वहाँ ईरानियन जो हैं उस पर मिसाइल दाग देते हैं या ड्रोन उस पर जो है ड्रोन अटैक कर देते हैं। पहले भी जो सेकंड वेव आई थी, हमने जो सेकंड अटैक देखा था अमेरिका का ईरान के ऊपर, उसकी वजह भी यही बनी थी। और सीज़ फायर के बाद जो तीसरा अटैक हुआ उसमें वजह भी यही बनी है कि एक और जहाज़ को जब अटैक किया गया तो उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो है वो बढ़ी है। तो मसला तो वहीं आ रहा है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे। ईरान जो है वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज बातचीत शुरू हो भी जाती, कल फिर कोई और जहाज़ वो जब मुतबादल रूट से गुजारने की कोशिश करेंगे, फिर ईरान उस पर अटैक करेगा। देखिए, ईरान को खतरा यही रहता है मिसट्रस्ट की वजह से कि अगर मैंने हुर्मस का लीवरेज छोड़ दिया, आई एम नॉट गेटिंग वट एवर इज बीइंग प्रोमिस्ड इन दी एमओयू अनटिल अनलेस कुछ अश्योर्ड किस्म के स्टेप्स जब तक नहीं लिए जाएंगे। वो हुर्मस जो ही मैं छोड़ता जाऊंगा तो दे विल गो बैक टू वॉर। वो मिसट्रस्ट अभी तक खत्म नहीं हो रहा। सीबीएम्स दोनों तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि पहले आपने देखा कि इनिशियल इट स्टार्टेड फ्रॉम लेबनानीज अटैक, और एमओयू की जो पहली शिक है वो वायलेट होती रही जी। उस पे ईरान ने बिल्ड किया और दे वायलेटेड दी फोर्थ फिफ्थ, और जो 10th है वो भी वायलेट हो गया। 10th इज अबाउट दी सैंक्शंस, नो फ्रेश सैंक्शंस ऑन ईरान, तो वो भी अमेरिका ने लगा दी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सिचुएशन इज डिटेरिएटिंग, बट ईरान भी समझता है कि मैं यूज करूंगा लेवरेज अपना जो हुर्मस के ऊपर है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वॉर की रीजन के अंदर, शायद ये इतना बिल्ड कर दे प्रेशर के अमेरिका जो है वो कम कर जाए। आई थिंक डील को अगर देखा जाए जो एमओयू हुआ है, तो वो तो इन दैट इज इन फेवर ऑफ ईरान। ईरान का प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है, दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो उनका इंटरनल डिसीजन मेकिंग इज नाउ रियली अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी कि वो हु इज कॉलिंग द शॉट्स, और इसमें अब भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ये इसी तरह ही है। देर आर डिफरेंसेस, क्योंकि वरना आराकची साहब अगर ओमान बैठे और ओमान को ही टारगेट किया जा रहा है तो कैसे ऐसी नेगोशिएशंस। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई बातचीत करने आपके पास आया हो और आपके ऊपर हमला भी हो जाए, तो आप कैसे बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ही है कि वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो है एक मुतबादल जो एक
वहाँ पे अरेंजमेंट की हवाले से जो नेगोशिएशन चल रहे थे ईरान और ओमान के, एक जॉइंट मैकेनिज्म हो, उस पर मुज़ाकरात हो रहे थे, साथ ही अटैक भी हो गया। बिल्कुल ये एक गैर मामूली चीज़ है। फैज़ल रहमान साहब, ये बताइएगा कि क्या अमेरिका के अंदर फिर से अवाम में कोई परेशानी या ऐसी तशवीश है कि फिर से अमेरिका एक और जंग की तरफ ना चला जाए दोबारा से, या वहाँ लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जितना ज़्यादा नुकसान इस जंग की वजह से हुआ है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, वो दोबारा जंग में कदम नहीं जाएंगे? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया समर। बस देखिए, ये जब एमओयू साइन हुआ था, इस्लामाबाद एमओयू, और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो बड़ी जाँफ़िशानी और महारत, शफ़ाफ़ियत सब कुछ शामिल था। एक जी हाँ। बहुत ही मेहनत के बाद आप एक इस मुक़ाम तक पहुँचे थे। उस वक़्त ईरान एक बहुत अच्छे स्पॉट पे था, बहुत अच्छी जगह था, जैसे खुद जनरल साहब ने भी फ़रमाया। एक खुद यहाँ पर ट्रम्प साहब की मुखालिफ़त उनके अपने हामी जो लोग थे वो करते थे कि आपने बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल कंडीशंस पर ये एमओयू साइन किया है। और ईरान दुनिया में यही उसको एक अच्छे एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री के तौर पर उसके लिया जा रहा था। लेकिन ये अब बहुत ही एक बड़ा मुअम्मा है, ना समझ में आने वाली बात है कि जब इतनी अच्छी आप एक गुडविल आप एन्जॉय कर रहे थे पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ आप के जो शहीद रहबर आला की आखिरी रस्ूमात जारी थी, और दूसरी तरफ आपके बॉर्डर पर तुर्की में, अनक़रा में पूरी दुनिया की जो ताकतवर तरीन कौमें हैं, वहाँ के टॉप लीडर्स बैठे हैं, समिट हो रही है, नेटो की समिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अचानक आपने ये फैसला किया कि उन जहाज़ों पर आप हमला करें, जो कि कतर और सऊदी अरब, यानी कतर जो कि आपके साथ बराह रास्त डायरेक्ट मुज़ाकरात में शामिल है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब, ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टेक है, और पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अ, कुछ सम फैक्शंस ने, जैसे खुद जनरल साहब ने इशारा किया, और मैं भी ये समझता हूँ, और ग़ालिबन आपके शो पे इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हम लोग बात करते हैं इज़राइल और नेतन्याहू की कि वो स्पॉइलर है, यकीनन बहुत बड़ा स्पॉइलर, लेकिन जो इन दोनों ममालिक के जो हार्ड लाइनर्स हैं विदिन एग्जैक्टली। ये दोनों ईरान में और अमेरिका में, वो इस एमओयू और इस पीस एफर्ट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आपने ये देखा कि खुद अब वहाँ से भी जो कुछ बातें आई हैं, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसे ही मीडिया व्हाइट में हाउस ने रिपोर्ट तो हुआ है कि बाकायदा कुछ एक हार्डलाइनर्स स्टेटमेंट हैं जो कि इस प्रोसेस को जो है वो डीरेल जी करना हाँ, चाहते हैं। इश्यू ये किया है। तो अब आप अच्छा फिर अब देखिए, जैसे कि बहुत अच्छी बात की है। मैं भी बल्कि उन्होंने मेरा ही थॉट मैं तो मेरा ही स्टोल माय वर्ड्स एक्चुअली, जनरल साहब, कि एक लेवरेज का एक वक़्त होता है। आप किस हद तक उसको अपने सीने से लगाए रखेंगे। लोगों ने, ममालिक ने अल्टरनेटिव राउट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, और दुनिया का कारोबार चल रहा है। आप देखिए, अभी भी ब्रेंट जो ऑयल है, वो भी 75-76 डॉलर्स पर उस पर चल रहा है। इसके अलावा इतना कोई होश-रुबा, कोई तबाही नहीं आई पूरी दुनिया में। तो एक वक़्त ऐसे आएगा कि आप वो लेवरेज आस्ते-आस्ते खो देंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने बराह रास्त निशाना बनाया है अपने पड़ोसियों को। हज़ारों साल से रह रहे हैं, मज़ीद हज़ारों साल आप वहीं रहेंगे, जोग्राफ़िया का जब्र है, रहना है आपको साथ। आप कितने निशाने, यू विल रन आउट ऑफ दोज़ टारगेट्स सून। और हॉरिज़ॉन्टल वॉर, गुड स्ट्रैटेजी प्रॉब्ली, लेकिन आप ये देखिए कि 85 टू 90% टारगेट्स आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ उन खलीजी ममालिक पर हुए जी हैं, हाँ। जो कि आपके बराह-रास्त पड़ोसी हैं, जिनके साथ आपको रहना है। इज़राइल पर मुश्किल से आपने 10-15% हमले किए हैं, अमरीकी तनसीबात पर ज़रूर हमले कर दिए, लेकिन अमरीका तो अपनी जगह से नहीं हिला। मैं आपको ये वाशिंगटन का एक व्यू बता रहा हूँ, जो आप जो कि जी हाँ। ज़ाहिर है डीसी में बैठा हूँ, कि यहाँ पर क्या है। तो इस वक़्त एक ट्रम्प के बारे में जो आपका सवाल है, देखिए, इस ट्रम्प ने, अब चाहे इसको हम पसंद करें, ना पसंद करें, और समझ में आए, ना आए, ट्रम्प ने इस मामले को बहुत ही स्किलफुली डील किया है। यानी वो बात एक फुल फ्लेश्ड वॉर भी नहीं है। हम्म। उन्होंने यहाँ की जो मार्केट्स को बिल्कुल काम रखा हुआ है। ऑयल प्राइसेज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बहुत ज़्यादा नहीं जा रही, जी हाँ। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी एक उनके खिलाफ राय आमा तैयार हो चुकी थी, अब वो भी जो है नीचे आपके थोड़े-से ठंडे होके बैठे हैं। सही। इलेक्शंस में उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं, यानी उनके जो एंडोर्स कैंडिडेट्स हैं जितने भी प्राइमरीज़ में, वहाँ पर ऐसी कोई बुरी सूरत-ए-हाल नहीं है। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक तरह से सिविल वॉर इस वक़्त जारी है। तो नतीजा ये है कि जो ट्रम्प के बारे में समझा जा रहा था कि जी। शायद उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, एक रेजिम चेंज यहाँ होगा, वहाँ नहीं हो रहा। तो वो बातें अब आपको थोड़ी-सी सबसाइड होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं, समहाउ किसी वो बेहतर समझते हैं इस लॉजिक को, सही। ईरानी लीडरशिप या वो एलिमेंट जिन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, ठीक। कि उससे जो है इस वक़्त शिफ्ट हुआ है पब्लिक ओपिनियन, और दुनिया में खुश। अब देखिए, सबसे बड़ा मुझे खतरा वैसे ये है समर, कि अब नेटो भी इसमें बाकायदा इन्वॉल्व हो जाएगा। वहाँ से जो आपको जो इंडिकेशंस मिली हैं अनकरा से,
जी उस हाँ। समिट के दौरान, तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक फ़ेवरेबल व्यू बनेगा ठीक। और ईरान के खिलाफ एक खुद पाकिस्तान समेत अगर आप हुर्मुज़ पे इस तरह से अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके वाटर्स से हटकर इंटरनेशनल वाटर्स ठीक। एंड देन अगेन ओमान और यूएई की जो साहिलों पर और कोस्टल लाइन पर जाकर भी आप अगर हमले करेंगे, तो दुनिया का कोई मुल्क पूरी दुनिया आपके खिलाफ चल रहेगी और इसका आपको मुज़ाहरा बहुत ठीक। जल्द आपको नज़र आने लगा है एक्चुअली। जल साहब